आज का हमारा विषय मुगल काल की वित्त और लगान व्यवस्था है। मुगल काल के राज्य की आय के साधनों की चर्चा हम करें तो हम देखते हैं कि युद्ध में लूटी हुई संपत्ति का 5वां भाग, यानी जो भी लूट होती थी उसको 5 भागों में विभाजित करके जो 5वां भाग होता था वो राज्य की इनकम के रूप में देखा जाता था। बाकी अलग अलग तरह से डिवाइड कर दिए जाते थे। जो सेना नायक लूट के लेकर आया, जो सैनिक लूट के लेकर आया, उन सबको भी इसमें कुछ कुछ दिया जाता था, यानी कुछ भाग उनको भी दिया जाता था। तो 5वां भाग जो होता था वो राज्य की इनकम के रूप में लिया जाता था। फिर व्यापारिक कर जो लगाए जाते थे, टकसाल से जो उन्हें इनकम होती थी, अधीनस्थ राजाओं और मनसबदार जो उन्हें समय समय पर उपहार दिया करते थे धन के रूप में, वो लावारिस संपत्ति, यानी जो जिसका कोई मालिक ना हो ऐसी संपत्ति राज्य की संपत्ति हो जाया करती थी। नमक पर जो कर लगाया जाता था, राज्य के उद्योगों से जो आय होती थी और लगान से जो आय होती थी, ये सभी मुगल बादशाहों की आय के मुख्य साधन थे, यानी राज्य की आय के मुख्य साधन थे। बाबर और हुमायूं ने हिंदुओं से जजिया और मुसलमानों से ज़कात नामक धार्मिक कर भी लिए थे, जो कि इनकी आय के साधन बने थे। अकबर ने इन्हें समाप्त किया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अकबर एक लोक कल्याणकारी शासक के रूप में स्वयं को स्थापित कर चुका था। और जब वो लोक कल्याणकारी शासक के रूप में स्थापित कर रहा था अपने आप को, तो ये आवश्यक हो गया था कि वो कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कि वो अपनी प्रजा के बीच में लोकप्रिय हो। हम सभी जानते हैं कि अकबर, ये पूर्व में हमने डिस्कस किया था कि अकबर ये समझ चुका था कि यदि वो भारत में मुगल साम्राज्य को एक स्थायित्व प्रदान करना चाहता है तो उसे प्रजा का समर्थन लेना होगा। और अपने लोक कल्याण के जो उसके द्वारा कदम उठाए गए थे उसमें से एक कदम ये था, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कदम भी रहा, जिसमें उसने जजिया और ज़कात दोनों को ही समाप्त किया। फिर हम देखते हैं कि औरंगज़ेब के काल में ये धार्मिक कर पुनः लगाए गए, और फिर उत्तरकालीन जो मुगल बादशाह रहे उनमें से अधिकांशतः मुगल बादशाहों ने इन करों को लगाने का प्रयास ही किया। लगान व्यवस्था की हम बात करें तो मुगल साम्राज्य की लगभग 2/3 आय भूमि कर से होती थी। यानी भूमि कर जो था वो एक प्रकार से आर्थिक जो संगठन था, आर्थिक व्यवस्था जो थी, उसकी रीढ़ की हड्डी के रूप में था, क्योंकि एक सबसे बड़ा आय का साधन भूमि कर ही था। अकबर प्रथम मुगल बादशाह था जिसने देसाला प्रबंध 1580 ईस्वी में किया, और उसे लगान व्यवस्था का उसने एक स्थायी स्वरूप दिया। उस समय राजा टोडरमल उसका आर्थिक मंत्री था, और टोडरमल का मुख्य जो सहायक रहा वो ख्वाजा शाह मंसूर था। इन दोनों ने एक बहुत ही बेहतरीन भू राजस्व व्यवस्था अकबर के काल में स्थापित करी थी। ये जो बंदोबस्त उसके द्वारा, देसाला बंदोबस्त जो उसके द्वारा लागू किया गया था, उसकी कुछ विशेषताएं थी। सर्वप्रथम तो संपूर्ण राज्य की खेती योग्य भूमि की माप करवाई गई थी, संपूर्ण राज्य की। और भूमि के माप के लिए रस्सी की जरीब के स्थान पर, पहले रस्सी से मापा जाता था, अब बांस की जरीब का प्रयोग किया गया था, यानी बांस के टुकड़ों को यूज़ किया गया था, जिन्हें लोहे की पत्तियों से जोड़ देते थे तो वो लेंथ पकड़ लेती थी। फिर क्षेत्रफल की इकाई बीघा मानी गई, जो 60 गज अर्थात 36,000 वर्ग गज होता था। 60 बाय 60 का, 60 बाय 60 वर्ग गज का होता था, नहीं 60 बाय 60 गज था, जो कि आज हम वर्ग गज में अगर उसको देखें तो 36,000 वर्ग गज था। तो वो एक बीघा थी। नापने के लिए सिकंदरी गज के स्थान पर अकबरी गज, जो कि 41 उंगली का था, उसका प्रयोग किया गया। उससे पहले सिकंदरी गज, यानी गज को कैसे नापा जाए उसका वो सिकंदरी गज के नाम से जाना जाता था। एक नया गज इंट्रोड्यूस किया गया जिसे अकबरी गज का नाम दिया गया, और ये 41 उंगलियों का, यानी हम अगर
उंगली से नापे तो 41 उंगली का एक गज माना जाता था। फिर कृषि योग्य भूमि को 4 भागों में बांट दिया गया था। पोलज, पड़ौती, छच्चर या चाचर भी कहा गया है उसे, और बंजर भूमि। प्रत्येक प्रकार की भूमि के पिछले 10 वर्षों की जो पैदावार थी उसका पता लगाकर उस भूमि की औसत पैदावार का पता लगाया जाता था और उस पैदावार को लगान निश्चित करने का आधार माना गया। यानी पिछले 10 साल से वो भूमि किस प्रकार की पैदावार दे रही है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद उसका एवरेज निकाला गया और वो जो एवरेज निकला वो उस पर्टिकुलर भूमि की जो लगान था उसका आधार बना। और ये आधार अगले 10 वर्ष के लिए किसानों के लिए फिक्स कर दिया गया था। यानी उस पर्टिकुलर भूमि जो पिछले 10 साल से वो दे रहे थे उसका एवरेज निकाला गया, उसे फिक्स किया गया और आने वाले 10 साल तक के लिए भी उसे फिक्स कर दिया गया। इस व्यवस्था के अनुसार राज्य का हिस्सा उपज का 1/3 भाग होता था। किसानों से लगान सिक्कों के रूप में लिया जाता था, कैश सिक्के के रूप में लिया जाता था। और अकबर ने किसानों को भूमि का स्वामी स्वीकार लिया था। उसने राज्य के किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया और इस प्रकार शेरशाह की भांति उसकी जो व्यवस्था थी वो भी रैयतवाड़ी थी। यानी रैयत यानी प्रजा, किसान, और वो और शासक यानी राज्य का डायरेक्ट संबंध हो गया था, क्योंकि रैयत को भूमि का अधिकारी मान लिया गया था, मालिक मान लिया गया था, ना कि ज़मींदार को या मनसबदार को। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शासक के बीच में और किसान के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप स्थापित हुआ था। लगान के लिए किसानों को पट्टे दिए गए थे जिसमें उनकी भूमि और लगान का विवरण होता था और किसानों से उनकी स्वीकृति ले ली गई थी उस पर। भविष्य में किसी प्रकार की कोई विसंगति उत्पन्न ना हो इसलिए किसान ने उस पर स्वीकृति दी थी। भूमि सुधार की स्थिति को प्रोत्साहित किया गया था। आपत्ति काल में लगान कम करने या माफ़ करने की भी हम कह सकते हैं कि अकबर ने व्यवस्था कर रखी थी। दहसालाप प्रबंध संपूर्ण राज्यों में लागू नहीं किया गया था। ये प्रमुख रूप से बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर और मुल्तान में लागू था। यानी हम देख रहे हैं कि ये वो क्षेत्र थे जो कि उपज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, यानी उपजाऊ क्षेत्र थे, और इन उपजाऊ क्षेत्रों में ही दहसालाप प्रबंध जो था वो लागू किया गया था। बाकी जो क्षेत्र जैसे राजपूताना का क्षेत्र रहा या मराठों का क्षेत्र रहा, वहाँ इस प्रबंध को लागू नहीं किया गया था। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ अच्छी पैदावार हो रही थी वहाँ इस व्यवस्था को लागू किया गया। हालांकि अकबर की इस व्यवस्था के कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने आलोचना करी थी। उनके अनुसार लगान कर्मचारी भ्रष्ट थे जो किसानों पर अत्याचार करते थे और किसानों से अधिक मात्रा में कर वसूल करते थे। हालांकि ये मानना थोड़ा कठिन है क्योंकि अकबर एक लोक कल्याणकारी शासक के रूप में स्थापित हो गया था और उसके अन्य जो कार्य थे वो सभी अपने राज्य की स्थापना के साथ साथ प्रजा का ध्यान रखते हुए किए गए थे। तो ऐसे में ये मानना कि कर्मचारी भ्रष्ट थे और जनता के ऊपर अत्याचार किया करते थे, ये उचित प्रतीत नहीं होता। बहुत से भारतीय इतिहासकार भी अकबर की इस लगान व्यवस्था को बहुत ही कुशल व्यवस्था मानते रहे हैं। उनके अनुसार उपज का 1/3 भाग मध्य युग का न्यूनतम लगान था। यानी उस काल में, जब मध्य युग हम सब जानते हैं 2 भागों में विभाजित है, एक सल्तनत काल और दूसरा मुग़ल काल। तो इन संपूर्ण मुग़ल काल और सल्तनत काल की बात हम करें तो ये 1/3 जो उपज का भाग था वो सबसे कम था, जो कि उचित भी था और ये स्पष्ट करता है कि अकबर ने प्रजा का हित करना के विषय में विचार किया हुआ था। जहांगीर के समय में जो लगान व्यवस्था थी उसमें कुछ शिथिलता आई। सक्सेना के अनुसार 70%
70% की भूमि जो थी वो जागीरदारों को दे दी गई थी और राज्य का संपर्क अब जागीरदार के साथ था, किसान के साथ सीधा नहीं रहा था। शाहजहाँ ने किसानों के कर में भारी वृद्धि कर दी थी। यानी अकबर का काल ही ऐसा काल था जिसमें कर जो था वो न्यूनतम था और राजा का प्रजा से, ये प्रजा कहें या किसान, उससे डायरेक्ट संपर्क था। शाहजहाँ ने लगान वसूल करने के लिए भूमि को ठेकेदारों को दिया जाना भी आरंभ कर दिया था। और औरंगज़ेब का काल हम देखें तो जो कि पतनोन्मुख काल हो गया था, उस समय राज्य की आर्थिक कठिनाइयाँ जब बढ़ी तो किसानों के ऊपर ही सबसे ज़्यादा दबाव डाला गया। कर को कठोरता से लिया गया। उन किसानों की यदि कोई आपत्ति है और उनकी आर्थिक अवस्था बिगड़ी हुई है तो उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और उत्तर मुगल कालीन यानी औरंगज़ेब के बाद के जो शासक रहे हैं उसमें तो ये व्यवस्था पूर्णतः ही समाप्त हो गई। भूमि ठेकेदारों के हाथों में चली गई और किसानों की स्थिति बिगड़ती ही चली गई। राज्य का आर्थिक ढांचा भी कमज़ोर हो गया। अब हम मुगलों की न्याय व्यवस्था की बात करें तो मुगल सम्राट न्याय करना अपना प्रमुख कर्तव्य समझते थे, परंतु उनकी न्याय व्यवस्था उनके शासन का एक अत्यंत दुर्बल भाग माना गया है। मुगल बादशाह का सबसे बड़ा न्यायाधीश और प्राय सभी बादशाह, मुगल बादशाह स्वयं होता था अपने राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश और प्राय प्रत्येक बुधवार की शाम को वो खुले दरबार में बैठ के न्याय किया करते थे। वैसे तो सभी मुगल बादशाहों ने निष्पक्ष रहकर न्याय किया, फिर भी इतिहासकार ये मानते हैं कि अकबर के अतिरिक्त वे ज़्यादातर धार्मिक मतभेद से प्रभावित रहे। बादशाह के अतिरिक्त प्रधान काजी, कहीं कहीं पे मुफ्ती न्याय के स्रोत होते थे। अकबर ने अपने समय में हिंदू पंडितों को भी हिंदू मुकदमों का निर्णय लेने के लिए नियुक्त किया हुआ था। गांव में मुकदमों का निर्णय ग्राम पंचायत के द्वारा लिया जाता था। अकबर के अतिरिक्त सभी मुगल बादशाहों ने इस्लामी कानून व्यवस्था को ही न्याय का आधार माना था। मुस्लिम कानूनों की व्याख्या का मुख्य आधार कुरान थी। औरंगज़ेब ने तो कानूनों का संग्रह करने के लिए फतवाए आलमगीरी को तैयार करवाया गया और कठोर दंड नीति का ज़रूर उनके द्वारा पालन किया गया था, जिसमें मृत्युदंड, हाथ काटना, शरीर के कई अंग काट देना, अपमानित करना, कोड़े से पीटना आदि दंड होते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मध्य युग में मुगल शासन व्यवस्था भी में न्याय व्यवस्था जो थी वो अपना एक विशिष्ट स्थान रखती थी। अकबर चूँकि उसकी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना गया तो उसने एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था स्थापित करी थी और अकबर की इस शासन व्यवस्था को जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब ने अपने अपने तरीके से उसको लागू किया, कुछ कुछ परिवर्तन करते हुए। हम मध्यकाल की अन्य शासन व्यवस्थाओं के बारे में भी आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।